गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। मैं सी एस सौरभ शर्मा, आपका सी एफ आर का मेंटोर। माहौल जबरदस्त शानदार बच्चों। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और आज अपन स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट टू में क्या होगा सर, जो भी हमारे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बच गए हैं इस चैप्टर के वो अपन वन बाय वन करके विद एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारा आएगा पार्ट 3 जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको अपन वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है जी हाँ, ओके सर। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट 7 क्या बोलता है, आइडेंटिफाइंग नेट एसेट टेकन ओवर बाय द एक्वायरर कंपनी। ये क्या होता है, इसका मतलब ये है कि एक्वायरर कंपनी ने जब आपकी एसेट को एक्वायर किया, ठीक है, आपको एक्वायर किया तो कितना नेट एसेट था। नेट एसेट को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं नेट एसेट, एसेट माइनस लाइबिलिटी, दैट विल बी योर नेट एसेट। ठीक है, अब एसेट का वैल्यू कितना होगा, लाइबिलिटी का वैल्यू कितना होगा, ये सारी चीज़ें अपने को वन बाय वन करके डिस्कस करनी पड़ेगी। जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी है, क्या है सर, ऑल आइडेंटिफिएबल एसेट और लाइबिलिटी, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा किसके ऊपर दोस्तों, फेयर वैल्यू के ऊपर। क्यों, क्योंकि अपन एक्विजिशन मेथड पढ़ रहे हैं। कॉमन कंट्रोल मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया है, अभी अपन एक्विजिशन मेथड पढ़ रहे हैं। तो सारी और एसेट और लाइबिलिटी को अपने को फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज करना है। कब सर, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर। ठीक है, चलिए सर, अब अपने को करना क्या पड़ेगा, मान लेते हैं आपकी बुक्स के अंदर लैंड दिख रहा है 10 लाख रुपए का और लैंड की आज मार्केट में फेयर वैल्यू है 15 लाख रुपए, तो आप कितने पे रिकॉग्नाइज करोगे सर एसेट को, 15 लैक्स के ऊपर फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करोगे ना, तो 15 लैक्स आप फेयर वैल्यू ले लोगे। अब सर इसके कुछ एग्जाम्पल है, वन बाय वन करके अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया रिलैक्सेशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि नॉन, अब देखो, एसेट और लाइबिलिटी नीड नॉट मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बट नीड टू बी मीट बेसिक एसेट और लाइबिलिटी डेफिनेशन। अब कोई एसेट और लाइबिलिटी ऐसी है, देखो हर एक एसेट और लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसका रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया होता है। क्या होता है, अगर कोई भी एसेट होती है तो क्या होना चाहिए, मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए उससे। और लाइबिलिटी क्या होती है सर, पास्ट में आपने क्या किया होगा, कुछ एसेट एक्वायर करी होगी, उसके सामने आपको लाइबिलिटी आई होगी। मतलब आपने एसी खरीदा, एसी खरीदा, कैसे खरीदा, जेब में तो पैसा ही नहीं है, लोन लिया, लोन लेकर के एसी खरीदा, तो अब लोन का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो वो आपका क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। ओके, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल ऑफ एक्वायरी कंपनीज टेकन ओवर एट अ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अब देखो, अगर नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एक्वायर कर रहे हैं अपन, एक्वायरी यहाँ पर क्या कर रहा है सर, अपन एक्वायरर एक्वायरी कंपनी का नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एक्वायर कर रहा है। क्या कर रहा है सर, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। अब इस केस में उसको आपको कैसे वैल्यू करना पड़ेगा, उसको आपको कैसे वैल्यू करना है सर, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। मतलब उसको डिस्पोज ऑफ करोगे तो आपका कितना खर्चा आएगा, वो उसमें से माइनस करना है, उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज करना है। समझा, सारी एसेट और लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू पे लेना है, लेकिन नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल को किस पे लेना है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। क्लियर है सबको, चलिए सर, taken over asset and liability that do not meet recognition criteria as per Ind AS are not recorded in acquisition book are also recognized as a fair value के ऊपर। ये क्या होता है, देखो प्री एक्विजिशन राइट। अब प्री एक्विजिशन राइट्स क्या बुक्स में रिकॉग्नाइज होते हैं क्या, कि मेरे और सनाया के बीच में कुछ राइट्स थे। क्या राइट्स थे सर, फॉर एग्जांपल लाइसेंस हो गया, इसके अलावा सर दूसरा क्या हो गया, नॉन कम्पीट फीस हो गया, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर रिलेशनशिप हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक्वायरी की बुक्स में भी नहीं होगी, लेकिन मैं तो इसको पैसा दे रहा हूँ ना डेट ऑफ एक्विजिशन पर। याद है आपको, प्री एक्विजिशन राइट्स क्या होना चाहिए सर, टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन होता है। तो अपन कौन सा वाला लेते हैं, कौन सा वाला इग्नोर करते हैं, जो वाला पार्ट पीसी के अंदर इंक्लूड होगा, अब वो तो मेरे को रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा ना मेरी बुक्स के अंदर। तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, अपने को फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करना है। किस पे करना है दोस्तों, फेयर वैल्यू पर। नेक्स्ट सर, कंटीजेंट लाइबिलिटी। आपको पता है कंटीजेंट लाइबिलिटी कहाँ दिखाते हैं अपन, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, नोट्स में अपन दिखाते हैं। लेकिन जब मैंने जिया का बिजनेस एक्वायर किया तो कंटीजेंट लाइबिलिटी मैंने पीसी का पार्ट बनाया था, याद हो तो, फेयर वैल्यू पर अपन ने लिया था उसको, तो उसको भी मेरे को बुक्स में लेके आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। अब कैसे लेके आऊँगा मैं सर, फेयर वैल्यू के ऊपर लेके आऊँगा बुक्स के अंदर इस लाइबिलिटी को, और मेरे को अपनी बुक्स में कंटीजेंट लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा। ओके, समझ में आया, चलिए सर, इंडेमनिफिकेशन एसेट promised by acquiring companies also taken over, maximum amount at which indemnification asset to be recognized is up to the amount of contingent liability taken over, where contingent liability not taken over our indemnification asset is not recorded। बोलिए सर,
इसके अंदर क्या होता है, इंडेमनिफिकेशन एसेट के केस में क्या होता है, अगर कोई भी सेलर है वो क्या करता है, आपको प्रॉमिस करता है। अब देखो रिलेशनशिप है तो प्रॉमिस तो हो गई, फिर प्रॉमिस टूटेगा भी, तो यहाँ पर प्रॉमिस किया, किस चीज़ का प्रॉमिस किया सर, कि हम आपको कंपनसेट करेंगे। क्या करेंगे सर, अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। तो आपने क्या किया, कंपनसेशन का अमाउंट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। क्या रिकॉर्ड किया, इंडेमनिफिकेशन एसेट के सामने। अगर मुझे नुकसान होता है, ठीक है, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने से, तो वो नुकसान की भरपाई वो मुझे पैसा देके करेगी। कैसे करेगी सर, कंपनसेशन देके करेगी। तो मैंने उसको इंडेमनिफिकेशन एसेट अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लिया। ओके सर, बट कितना रिकॉग्नाइज करूंगा, बट लिमिटेड टू द लाइबिलिटी। मेरी लाइबिलिटी कितनी होगी, कल को सामने वाली को मैंने प्रॉमिस दिया और मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया तो वो भी मेरे से इंडेमनिफिकेशन तो लेगा ही ना। तो कितनी मेरी लाइबिलिटी है वहां तक ही मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। नहीं समझ में आया होगा, देखो मान लो मेरी लाइबिलिटी है 10 लाख रुपए की, कि मेरे को जिया को 10 लाख रुपए देना है। सामने मेरे को जिया ने इंडेमनिफिकेशन दे दिया 8 लाख रुपए तक का, तो मैं कितना रिकॉग्नाइज कर सकता हूं अपनी बुक्स में एसेट, 8 लाख रुपए तक की, विच एवर इज लोअर। मतलब लाइबिलिटी से ज़्यादा एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, तो मैं 8 लाख रुपए तक की लाइबिलिटी अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगा। ठीक है, समझ में आया सबको। चलो अगला कॉन्सेप्ट होता है सर मेरा री एक्वायर्ड राइट। क्या होता है सर, री एक्वायर्ड राइट्स। क्या होता है सर री एक्वायर्ड राइट्स, क्या होता है, देखो जिया के पास में क्या था सर, पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो जिया ने क्या किया, सौरभ सर आपको बिजनेस करना है, मैंने बोला यस करना है। तो बोला कि ठीक है, तो हमारा है ना एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है। तो मैंने बोला बढ़िया, मेरे को खाना बनाना भी आता है और रामदेव को भी रख लूँगा साथ में। तो बोला सर हमारे पास में गवर्नमेंट का लाइसेंस है 10 साल का, ठीक है, FSSAI से आपको लाइसेंस चाहिए होता है फूड बिजनेस के लिए। तो मैंने बोला और बढ़िया है, अपन झंझट में नहीं पड़ना है। तो जिया ने अपने पापा से मिलवा दिया और अपन ने लाइसेंस ले लिया, मैंने और रामदेव ने, और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब वो लाइसेंस 10 साल का था। 4 साल बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा बिजनेस टेक ओवर हो गया। टेक ओवर हो गया मतलब जिया ने मेरे बिजनेस को, मतलब जिया ने मुझे एक्वायर कर लिया। एक्वायर कर लिया मतलब यहाँ पर एक्विजिशन अकाउंटिंग लग गया। अब जब एक्विजिशन अकाउंटिंग लगेगा, उससे पहले का एक रिलेशनशिप है हमारा। कौन सा रिलेशनशिप है सर, कि मैंने और रामदेव ने मिलकर जिया के साथ में एक ट्रांजेक्शन किया था। कौन सा ट्रांजेक्शन था सर, कि यहाँ पर उसने हमें राइट दिया था रेस्टोरेंट चलाने का। अब 4 साल बाद वो मुझसे क्या कर रही है, ये राइट वापस से छीन रही है। क्या कर रही है सर, छीना चपटी कर रही है, री एक्वायर्ड कर रही है वो राइट। तो उस केस में उसको उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी पड़ेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जिया को अपनी बुक्स के अंदर जितना भी राइट वापस री एक्वायर्ड करती है तो उसको इनटेंजिबल एसेट दिखाना पड़ेगा। और इनटेंजिबल एसेट को कैसे दिखाती है वो सर, फेयर वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा। समझ में आया सबको, किसी कोई दिक्कत, जयेश आगे बढ़े। चलिए सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब सर डेफर्ड टैक्स क्या होता है, आपने इनकम टैक्स पढ़ लिया इंडेस 12 सबने, ठीक है, जिसने भी पढ़ा ठीक है, जिसने भी नहीं पढ़ा जाके पढ़ें, कुछ नहीं कर सकते अपन। देखो तो एक बार मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी कुछ और आती है और इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी कुछ और आती है। और अपन क्या कर देते हैं, इनकम टैक्स के हिसाब से जब ज़्यादा टैक्स भर देते हैं तो अपने लिए डेफर्ड टैक्स एसेट होता है, और कम टैक्स भरते हैं तो फ्यूचर में भरना पड़ेगा, तो दैट विल बी और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये मैंने बेसिक बताया, बाकी आपको इंडेस 12 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सनाया, ओके सर, ठीक है सनाया, ओके सर आगे बढ़ते हैं। अब सर डेफर्ड टैक्स एसेट के केस में क्या होगा, जितना भी डिफरेंस आता है किसमें सर, मैंने एसेट और लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू किया, लेकिन इनकम टैक्स में क्या होता है, टैक्स बेस होता है। तो जितना भी फेयर वैल्यू और टैक्स बेस के बीच में डिफरेंस होता है दैट विल बी योर डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी। सर कैसे, देखो मान लेते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितना है, 20 लाख रुपीज़। अब देखो एक्वायर कर रहे हो तो फेयर वैल्यू पर एक्वायर करना पड़ेगा, ओके। और टैक्स बेस कितना है, अब इनकम टैक्स में तो टैक्स बेस के हिसाब से टैक्स भरोगे, वो है सर 12 लाख रुपए। अब सर मेरा कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन क्या है सर, टैक्स बेस है, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है सर, 8 लाख। तो 8 लाख का जो भी मेरा टैक्स रेट होगा उस पर जो भी अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, रामदेव क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट होगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा,
लाइबिलिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंडेक्स 12 में मैंने आपको सिखाया है कि अगर एसेट के केस में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा होता है तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता है, और अगर कैरिंग अमाउंट डेफर्ड टैक्स बेस से कम होता है तो डेफर्ड टैक्स एसेट होता है। पूरा लॉजिक के साथ मैंने आपको सिखाया है, जाकर के इंडेक्स 12 जरूर देखें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके सर, चलो अब एक मिनी एग्जाम्पल देता हूँ, आप अच्छे से सॉल्व करो उसको और बताओ आपको कितना समझ में आया। एग्जाम्पल क्या है सर? ये डोरा, ये है मिनी डोरा। क्या है सर? मिनी डोरा। मिनी डोरा क्या है सर? ए लिमिटेड ने एक्वायर किया है किसको सर? ए लिमिटेड ने एक्वायर किया है सर बी लिमिटेड को, और एक्विजिशन पर पीसी कितना पे किया है सर? 100 लाख रुपीस का पीसी पे किया है। अब इस 100 लाख के अंदर क्या है सर? इसके अंदर इंक्लूड है मेरा क्या है सर? लो शूट सेटलमेंट। क्या है सर? कोर्ट केस चल रहा था मेरे और सनाया के बीच में, और उसका क्या है सर? सेटलमेंट का अमाउंट है कितना है सर? 10 लाख रुपीस का है। और नेट एसेट कितना है मेरे पास में, जिसका फेयर वैल्यू दे रखा है आपको 80 लाख रुपीस। क्या है सर? 80 लाख रुपीस। ओके, अब मेरे को बताओ यहाँ पर पीसी का अमाउंट कितना होगा, लॉस कितना रिकॉग्नाइज करूँगा, और एसेट कितना होगा, ये सारा कैलकुलेशन आपको करके मुझे बताना है। ओके, सो इसमें अपने को न्यू पीसी निकालना है, तो न्यू पीसी कितना होगा? ये मेरा पीसी है 100 लाख, इसमें से ये क्या है सर? कंटीजेंट है, लो शूट सेटलमेंट, तो ये माइनस हो जाएगा। 90 का पीसी होगा, और ये लॉस मेरा कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। कितनी बार एक ही चीज़ बताया फिर भी नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, तो कैसे करेंगे? समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। चलिए सर, ओके। अब सर ये है ना, थोड़ा सा यहाँ पे इन डिटेल में आपको समझाया गया है, कैलकुलेट एंड रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स एसेट कब आएगा और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कब आएगा। अगर मेरा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट टेकन इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, तो क्या होगा सर? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा। ये इंडेक्स 12 में अपन ने अच्छे से सीखा था। अगर मेरा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट टेकन लेस देन कैरिंग अमाउंट है तो मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। चलिए सर, तो ये अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये इंडेक्स 12 का एक छोटा सा पार्ट था। अगला है सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब इतनी देर अपन बात कर रहे थे सर, जिया हम थक चुके हैं बात करके। क्या कर चुके हैं सर? हम थक चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक्वायरर कंपनी की बुक्स में जो एंट्री होनी थी, क्या क्या रिलेशनशिप थे, सब अपन ने डिस्कस किए। अब सर जो एक्वायरी कंपनी है उसकी भी तो बात कर लो। सनाया कब से बैठी है, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हो, तो अपने को एक्वायरी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भी बात करनी पड़ेगी। तो उसके बुक्स में सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एक्वायरी कंपनी नीड टू क्लोज ऑल द एसेट और लाइबिलिटी। कौन कौन से एसेट और लाइबिलिटी? जो डिस्क्लोज किए हैं बिफोर देयर बुक वैल्यू एंड इट शुड बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब जिया नहीं, फिर से जिया नहीं, सनाया ने जिया को क्या किया है सर? अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया। तो सनाया को अपनी बुक्स के अंदर से सारी एसेट और लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा सर? ट्रांसफ़र करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। कैसे ट्रांसफ़र होगा? अब देखो, एसेट का नेचर क्या होता है सर? डेबिट। ट्रांसफ़र करोगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और डेबिट क्या हो जाएगा मेरा? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? डेबिट। तो लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। और परचेज कंसिडरेशन आपको जब मिलेगा तो सामने वाला पार्टी क्या करेगा सर? सामने वाला पार्टी को डेबिट करना पड़ेगा। डेटर्स डेबिट ही होता है, पैसा दे दिया तो कैश डेबिट, नहीं दिया तो डेटर्स डेबिट। तो एक्वायर डेबिट टू रियलाइजेशन। और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करके इक्विटी शेयर होल्डर को अपन क्या करेंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। और प्रेफरेंस शेयर में भी सेम ऐसा ही करेंगे, कैपिटल डेबिट करके होल्डर को क्रेडिट कर देंगे। फिर होल्डर को अपन क्या करेंगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और सामने जो भी पैसा मिलेगा वो अपन उनको क्या कर देंगे सर? एलोकेट कर देंगे। अब परचेज कंसिडरेशन रिसिप्ट होगा तो क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रेफरेंस शेयर डेबिट, डिबेंचर डेबिट टू एक्वायरर कंपनी। और जब सेटलमेंट करना होगा प्रेफरेंस शेयर का तो कैसे करेंगे? प्रेफरेंस शेयर डेबिट, उसको ये जितना भी पैसा, ये जो भी चीज़ें अपने को नई कंपनी से मिली है वो अपन उनको दे देंगे। और इक्विटी शेयर के केस में भी ऐसा होगा, इक्विटी शेयर डेबिट, तो जितना भी नई कंपनी से जो मिला है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपके शेयर होल्डर के बीच में। समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम बताइए सर। नहीं, देखो इसके लिए आपको अगर कुछ समझाना है तो मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड ने क्या किया है? बी लिमिटेड ने एक्वायर्ड बाय ए लिमिटेड, मतलब बी लिमिटेड को ए लिमिटेड ने क्या कर लिया सर? खरीद लिया है। अब जो बी लिमिटेड है उसका बैलेंस शीट के अंदर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर खजाना है, क्या है सर? एसेट है। कितनी है सर? 100 लाख की।
लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ कितने की है? 30 लाख की। और मेरे पास में इक्विटी है, क्या है सर? इक्विटी है। इक्विटी कितने का है? 70 लाख रुपीज़ का। और मुझे पीसी कितना मिला है? प्रियंका चोपड़ा मिली है मुझे, नहीं, परचेज कंसिडरेशन मिला है मुझे 80 लाख रुपीज़ का। चलो अब आपको क्या करना है? एंट्रीज करनी है किसकी बुक्स में? ट्रांसफरी की बुक्स में। ट्रांसफरी कौन है यहाँ पर? बी लिमिटेड। बी लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करनी है। तो कैसे करोगे? सिंपल, आप कर लोगे या मैं करवाऊँ? चलो मैं ही करवा देता हूँ। सबसे पहले एसेट को मेरे को कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो एसेट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, आप नेट इम्पैक्ट भी ले सकते हो। नेट इम्पैक्ट कितना? एसेट मेरा है 100 का, लाइबिलिटी है मेरा 30 का, तो नेट एंट्री भी आप पास कर सकते हो। कैसे करोगे? लाइबिलिटी डेबिट 30 टू एसेट क्रेडिट लिखते ही नहीं 100, तो 70 कहाँ चला जाएगा मेरा? रियलाइजेशन अकाउंट में चला गया। और इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट, कितना हो गया? 70 का, ये ना 70 का। इक्विटी को भी ट्रांसफ़र कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर। अब अपने को करना क्या है? पीसी का एंट्री क्या होगा? एक्वायरर डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही होगा। कितना होगा? 80 का। अब देखो मेरे पास में क्रेडिट साइड में क्या क्या है? क्रेडिट साइड में मेरे पास में सर लाइबिलिटी है 30 का, और मेरे पास में क्या है सर? डेबिट साइड में क्या है? डेबिट में मेरे पास में एसेट है। देखो ना, डेबिट में मेरे पास में क्या है? एसेट है। और क्रेडिट में मेरे पास में क्या है? एक तो ये लाइबिलिटी है 30 का, और ये पीसी है, जो मुझे क्या होगा सर? एटी का ना, तो ये टोटल कितना हो गया? 80 और 30 कितना होता है? 110। 110 क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट कितना है? 100 है। तो नेट कितना हो गया? नेट हो गया मेरे पास में 10। ये 10 करोड़ 10 किसको मिल जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को 10 नेट मिल जाएगा अमाउंट। तो कितना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10 टू इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिल जाएगा सर? 10 रुपीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। बोलिए सर, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? चलो लास्ट कॉन्सेप्ट अपना, कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या है सर? कॉन्सेप्ट नंबर 9 में क्या बोला गया है? डी मर्ज एंटिटी की बुक्स में कैसे एंट्री करनी है? बिजनेस कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ डी मर्जर। डी मर्जर क्या होता है पहले तो ये बताओ, और डी मर्जर के केस में आपको अकाउंटिंग कैसे करनी पड़ती है? डी मर्जर का मतलब होता है सर, यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है सर? ट्रांसफ़र। क्या ट्रांसफ़र होता है? एक कंपनी के डिवीजन का दूसरे कंपनी में, वन और मोर बिजनेस डिवीजन और बिजनेस यूनिट का ट्रांसफ़र होता है सर फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। जैसे कि रामदेव के पास में एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर एक छोटा सा डिवीजन है सोलर प्लांट का, और वो सोलर प्लांट का डिवीजन मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को उसमें ग्रोथ दिख रही है, बट रामदेव बोलता है नहीं सर उसके अंदर ग्रोथ है ही नहीं, मेरे को वो बिज़नेस क्या करना है सर? बंद करना है। उसको पूरा बिजनेस बंद नहीं करना है, एक सेगमेंट सेल करना है, एक डिवीजन बेचना है। तो रामदेव अपना एक डिवीजन बेच के मेरे को क्या कर रहा है? ऐसा दे रहा है, तो मैं उसके डिवीजन का क्या कर रहा हूँ? अपने बिजनेस के साथ मर्जर कर रहा हूँ, और रामदेव अपने बिजनेस में से उसको क्या कर रहा है सर? निकाल के फेंक रहा है, जिसको क्या बोलते हैं सर? डी मर्जर। क्या बोलते हैं सर? डी मर्जर। डी मर्ज एंटिटी कौन सी होती है? पहले टर्मिनोलॉजी सीख लो, लास्ट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सीखो, फिर ये अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है? डी मर्ज। डी मर्ज एंटिटी कौन सी होती है? जिसका बिजनेस क्या होता है सर? ट्रांसफ़र होता है, जो क्या करता है सर? अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। और रिजल्टिंग कंपनी कौन सी होती है? रिजल्टिंग एंटिटी कौन सी होती है? ये होता है सर जिसको बिजनेस रिसीव हो रहा है। क्या हो रहा है सर? जो बिजनेस को रिसीव करता है, ये कौन होता है सर? रिजल्टिंग कंपनी का मतलब होता है मेरा एक्वायरर, कौन उस बिजनेस को एक्वायर कर रहा है, और ये क्या हो गया मेरा? एक्वायरी। ये लिख लो, दो बहुत काम आएगा, आप हमेशा कंफ्यूज हो गए नहीं तो। डी मर्ज एंटिटी कौन सी होती है सर? रामदेव। रामदेव क्या है? अपना बिजनेस बेचने वाला है, और एक्वायरर कौन है यहाँ पर? रिजल्टिंग कंपनी, यानी कि मैं उस सोलर बिजनेस को खरीदने वाला हूँ। ओके सर, चलिए अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है?
जब अपन कंसिडरेशन रिसीव करते हैं तो उस केस में कैसे क्या अकाउंटिंग करनी है ये मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले केस नंबर 1 क्या होगा मेरा, केस 1। केस 1 क्या बोलता है, कंसिडरेशन गिवन टू डीमर्ज एंटिटी, मतलब मैंने रामदेव को क्या दिया है सर, पैसा। क्या दिया दोस्तों, पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंसिडरेशन दिया है। क्या दिया है सर, कंसिडरेशन गिवन टू रामदेव नहीं, डीमर्ज एंटिटी। क्या सुनाया, कंसिडरेशन गिवन टू डीमर्ज एंटिटी। तो कंसिडरेशन दिया है तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज होगा सर, एक्वायरर डायरेक्टली पे करता है कंपनी को, तो यहाँ पर मेथड होता है सर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको शायद नहीं आता होगा अभी तक। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या होता है, ये होता है सर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। क्या हो गया भाइयों, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब दूसरा केस 2, इसको मैं आगे सिखाऊंगा। केस 2 में कंसिडरेशन गिवन टू शेयर होल्डर। यहाँ मैंने डायरेक्ट पैसा नहीं दिया रामदेव को, रामदेव की कंपनी में जितने शेयर होल्डर है उनको मैंने क्या दिया सर, लो सर, क्या दिया, पैसा। यहाँ पर कंसिडरेशन किसको दिया गया है, कंसिडरेशन गिवन टू शेयर होल्डर, ठीक है, विथ कंट्रोल। मतलब मैंने खरीदा है उसकी कंपनी, तो कंट्रोल मेरे पास में है, लेकिन जो NCI है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, उनको तो पैसा देना ही पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा ना। तो अपन क्या करेंगे सर, शेयर होल्डर्स रिटेन कंट्रोल आफ्टर डीमर्जर। डीमर्जर के बाद भी कंट्रोल यहाँ पर शेयर होल्डर के पास में रहता है। और यहाँ पर अपन कौन सा मेथड यूज़ करेंगे सर, सेम यहाँ पर भी अपने को पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। क्या करेंगे सर, अपन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अपन यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। चलो केस 3, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है सबसे लास्ट में सिखाऊंगा। केस 3, कंसिडरेशन गिवन टू शेयर होल्डर, बट यहां पर कंट्रोल शेयर होल्डर के पास में नहीं है। सेम कंसिडरेशन गिवन टू शेयर होल्डर, वो भी कंट्रोल नहीं दिया, इस बार शेयर होल्डर के पास में कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर शेयर होल्डर ने क्या किया सर, शेयर होल्डर ने अपना जो कंट्रोल है वो क्या कर दिया सर, खो दिया है। तो यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा सर, यहाँ पर मेथड लगता है सिंपल। जब कंट्रोल चला जाता है तो कौन सा मेथड लगता है सर, एक्विजिशन अकाउंटिंग। एक्विजिशन मेथड सीखा है ना आपने, अभी सीखा है ना, इतनी देर से एक्विजिशन मेथड ही सिखा रहा हूँ आपको। तो ये हो गया अपना अलग अलग मेथड जो मुझे आपको सिखाने थे, कब कौन सा मेथड लगता है। ठीक है, चलो अब डीमर्ज एंटिटी की बुक्स में इसका एग्जाम्पल बताना है, या आपको समझ में आ गया, आ गया ना। अगर बताना है तो अगर मैं आपको बताऊं तो मान लेते हैं ये पहला वाला है। इस पहले वाले में मान लो बी लिमिटेड ने 50 लाख रुपए दिया किसको, ए लिमिटेड को, मतलब मैंने रामदेव को 50 लाख रुपए दे दिए। कौन सा मेथड लगाओगे, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा मेथड कंसिडरेशन गिवन टू शेयर होल्डर विदाउट कंट्रोल, मतलब बी लिमिटेड ने, मतलब मैंने यहाँ पे शेयर इशू किए किसको, शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड, मतलब रामदेव की कंपनी के शेयर होल्डर को मैंने क्या किया है सर, यहाँ पर शेयर इशू किया है, लेकिन कंट्रोल किसके पास में है सर, मेरे पास में ही है मैं। हाँ, दूसरा है सर बी लिमिटेड ने, सॉरी कंट्रोल यहाँ पर मेरे पास में नहीं है। कंसिडरेशन गिवन टू शेयर होल्डर के केस में बी लिमिटेड ने इशू किया है शेयर किसको, शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड को, और कंट्रोल बी लिमिटेड के पास में। जो कंपनी शेयर इशू करती है ना उसके पास में ही कंट्रोल होता है। मान लेते हैं रामदेव की कंपनी के जो भी शेयर होल्डर है, अब मैं उसकी कंपनी को एक्वायर कर चुका हूं, तो मैं उसकी कंपनी के जो शेयर होल्डर है उसको क्या कर रहा हूं, अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहा हूं, लेकिन कंट्रोल किसके पास में है, मेरे पास में ही अभी तक। तो यहाँ पर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा। लेकिन बी लिमिटेड ने शेयर इशू किए किसको सर, ए लिमिटेड को। जब मैंने शेयर इशू किया ना, इतने शेयर इशू कर दिए कि 50% होल्डिंग किसकी हो गई सर, उसके शेयर होल्डर की हो गई। तो कौन सा मेथड लगेगा, एक्विजिशन मेथड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब चला जा चुका है उसके पास में। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डीमर्ज एंटिटी की में एंट्री क्या होगी, ड्यू एंट्री फॉर परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन की एंट्री क्या होगी सर, परचेज कंसिडरेशन की एंट्री होगी अपने पास में तो यहाँ पर आप अकाउंटिंग एंट्री क्या करोगे, जो भी लाइबिलिटीज़ है उसको डेबिट कर दो, एसेट को क्रेडिट कर दो, और जितना भी
परचेज कंसिडरेशन मिला उसको डेबिट कर दो, सेल करने पर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट करो, लॉस हुआ तो डेबिट करो। ओके सर। फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन टू कैपिटल रिजर्व, जितना भी प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो, प्रॉफिट और लॉस दोनों को ही। प्रॉफिट को कैसे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और लॉस को कैसे ट्रांसफर करते हैं, लॉस को क्रेडिट करके कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व या पीएनएल को आप डेबिट कर दोगे। और कंसिडरेशन का सेटलमेंट कैसे करोगे, कैपिटल रिजर्व को डेबिट करके परचेज कंसिडरेशन को क्रेडिट करना है, और कंसिडरेशन अगर रिसीव हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, जो भी शेयर्स होते हैं ना डीमर्ज कंपनी का उसको डेबिट करके पीसी को आप क्रेडिट कर देना। कैसे करोगे, सिंपल है, जितना पैसा या शेयर्स आपको मिलता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जितना भी पीसी आपको मिलता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसमें, शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी के केस में। चलिए सर, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद में आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट एकदम ईजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। और अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे सर, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।